हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? तो हमारा जो टॉपिक एल्कोहल फिनोल ईथर चल रहा है, बिल्कुल अब वो समाप्त होने वाला है। तो उसमें मैंने आपको मैक्सिमम रिएक्शंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस कुछ मैंने आपको कराए हैं। इसके अलावा अभिक्रिया हैं, क्रियाविधि, कुछ एक्स्ट्रा भी आपको कुछ मटेरियल कराया है। तो एक तो आप क्या है कि इसको समझें, समझकर इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं ना वो आप करें, ठीक है ना। क्वेश्चन आप इसको करेंगे ना, कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, ठीक है। बुक में जो क्वेश्चन है वो भी आप करें। एक्स्ट्रा अगर आप करना चाहते हैं तो क्वेश्चन आप करें। अगर आप नीट, आईआईटी, एनआईटी किसी भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इसमें जो हमारा ईथर चल रहा था बेटा, ईथर, और अभी आज ये समाप्त हो जाएंगे। ईथर में रासायनिक गुण चल रहे थे, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं। और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाओं में हमने आपको कल जो कराया था वो लास्ट में कराया था फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण करवाया था, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, इसमें एनिसॉल की जो क्रिया मैंने आपको कराई थी मैथिल क्लोराइड से। इसके बाद इसी में एक अपक्रिया और है, फ्रीडल क्राफ्ट। अच्छा, एल्किलीकरण में आपने देखा बेंजीन वलय पर आक्रमण किसने किया था? एल्किल समूह ने। इसी में नेक्स्ट अपक्रिया है फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण, ठीक है ना। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, आपको अगर याद है, इसमें मैंने फिनोल में कुछ अपक्रिया करवाई थी, एल्कोहल में भी कुछ क्रिया मैंने आपको करवाई थी। तो उसमें मैंने कहा था एसिटिलीकरण या एसिटिलीकारक। एसिटिलीकारक आपके पास यहाँ जो मिलने वाले हैं, या तो एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटिल क्लोराइड। मतलब अगर आपको कहीं भी, यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, अगर एसिटिलीकरण अपक्रिया दिखानी है, चाहे वो फ्रीडल क्राफ्ट हो या सामान्य एसिटिलीकरण अपक्रिया हो, तो उसमें आपको अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड या अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है ना। एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड, इसमें अगर आप देखोगे ना तो एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड की अगर बात करें तो इसमें जो आक्रमणकारी स्पीसीज है, जो समूह आक्रमण करता है, वो एसिटिल समूह करता है। मतलब बंध ऐसे टूटता है Cl पर माइनस, कार्बन पर प्लस, ऐसे O पर माइनस, कार्बन पर प्लस। तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण करता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही ये जो समूह है ना CH3CO, इस समूह को, कौन से समूह को? CH3CO, ये जो समूह है ना, इसको हम एसिटिल समूह कहते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताई थी बात। तो जहां भी अभिक्रिया कौन सी आए? एसिटिलीकरण। अभिक्रिया कौन सी आए? एसिटिलीकरण। तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण करेगा वो कौन सा होगा? वो इलेक्ट्रॉन स्नेही एसिटिल समूह होगा। और क्रिया हम किससे कराएंगे? या तो एसिटिल क्लोराइड से कराएंगे या एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएंगे। आगे चल के हम और भी 2-3 यौगिक हैं उनसे करा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ की बात आपको बता रहा हूँ। आपको 12th में
यहाँ जितनी भी अपक्रिया मिलेंगी उसमें एसिटिली कारक ये दो ही मिलेंगे, एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनाइड्राइड। ठीक है, तो इसमें फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अपक्रिया की यदि हम बात करें तो आपको पता है, मैं आपको बता चुका हूं एसिटिलीकरण में क्या है। एसिटिलीकरण में फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण में क्या है कि फ्रीडल क्राफ्ट शब्द जहां भी आए, ये जो अपक्रिया है ना फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, वो हमेशा निर्जल ElCl3 की उपस्थिति में संपन्न होती है। ठीक है, इसमें हम एनिसॉल का एग्जाम्पल लेते हैं। और इस एनिसॉल की क्रिया या तो एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं। एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं, अभिक्रिया निर्जल ElCl3 की उपस्थिति में संपन्न होती है। ठीक है, अब देखिए ये ऑर्थो स्थिति, ये पैरा स्थिति, बंध यहाँ से टूटेगा, आपको पता है Cl पर माइनस आएगा और कार्बन पर प्लस आएगा। तो जो एसिटिल समूह है, एसिटिल समूह कौन सा है, CH3CO, ये कौन सा समूह है, एसिटिल। और इस समूह का आक्रमण या तो कहां होगा, ऑर्थो पर, या कहां होगा, पैरा पर। ठीक है, या तो ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा। तो ये तो H किसके रूप में निकलेगा बोलो, HCl के रूप में, और ये अब आप देखो, मैं आपको बताऊं, यहां पर इसका नाम लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, देखो ये तो है ईथर क्रियात्मक समूह, मेथॉक्सी समूह। आपको पता है ईथर का जब नाम लिखते हैं ना, तो नाम हमेशा हम इसको प्रतिस्थापी के रूप में मान के लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं, प्रतिस्थापी के रूप में। और दूसरी तरह से हम दूसरी बात कहें कि यहां पर दो क्रियात्मक समूह, एक तो कीटोन और एक ईथर है, तो इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा होगा, कीटोन होगा। अब थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाएं, तो ये क्या है, ये मैथिल फेनिल कीटोन है ये। ठीक है, और अगर किसी भी कीटोन में बेंजीन वलय उपस्थित हो तो उसका जब नाम लिखते हैं ना, उसका क्या लिखते हैं, नाम, तो एल्किल समूह को फिनोन से पहले, एल्किल समूह को अभी नेक्स्ट चैप्टर में, अभी आज स्टार्ट होने वाला है आपका नेक्स्ट चैप्टर, उसमें इसमें नामकरण हम आपको कीटोन का बताएंगे रूढ़ पद्धति में। तो आपको हम बताएंगे कि कैसे उसका नाम हम लिखते हैं। तो फिनोन से पहले उसका पूर्वलग लगाते हैं एल्किल। ठीक है ना, तो एक्चुअल में इसका नाम है एसीटोफिनोन। ये जो समूह इसका नाम क्या है, एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन की ऑर्थो स्थिति पर कौन है, मेथॉक्सी। तो या कहें कि दूसरी स्थिति पर 1 2 क्रमांकन यूं करेंगे, 1 2 क्रमांकन कहां से करते हैं, जिस कार्बन पर मुख्य क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, 2 मेथॉक्सी एसीटोफिनॉन, और इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो, 4 मेथॉक्सी एसीटोफिनॉन। अच्छा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इनमें पैरा समावेवी क्या बनेगा, ज़्यादा, और ऑर्थो समावेवी क्या बनेगा, कम। ऐसा कारण क्या है, क्योंकि इसकी जो संरचना है वो सममित होती है, सिमेट्रिकल होती है। ठीक है ना, तो ये बनेगा अल्प और ये बनेगा मुख्य। ठीक है, अब एसिटिल क्लोराइड से कराएं या एसिटिक एनाइड्राइड से कराएं, आपको यही बनेगा। तो आप लिख लें पहले,
लिखिए जब एनीसॉल की क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है, तो 2-मेथॉक्सी एसीटोफिनॉन तथा 4-मेथॉक्सी एसीटोफिनॉन का निर्माण होता है। अच्छा, इसको 2-मेथॉक्सी एसीटोफिनॉन को आप ऑर्थोमेथॉक्सी एसीटोफिनॉन भी कह सकते हैं और इसको पैरामेथॉक्सी एसीटोफिनॉन भी कह सकते हैं, का निर्माण होता है। ठीक है ना। इसमें आप नेक्स्ट टाइम लिख सकते हैं, इस अभिक्रिया में पैरा समावयवी मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में पैरा समावयवी मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अभिक्रिया उतार लो भाई। ये अभिक्रिया आप उतार लें, अभिक्रिया उतार लो बेटा। यस, तो ये आपकी ईथर की रासायनिक गुण कंप्लीट हो जाते हैं और इसमें अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम रही हो, आपका ये चैप्टर पूरा हो चुका है। कुछ क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो और अगर कोई प्रॉब्लम आपके पास हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ अभी। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, फिनॉल तथा ईथर क्रियात्मक समूह की संरचना लिखिए। फिनॉल तथा ईथर क्रियात्मक समूह की संरचना लिखिए। अब फिनॉल में देखिए, मैं आपको बताऊं, फिनॉल की अगर बात करें तो फिनॉल में जो ऑक्सीजन है, OH क्रियात्मक समूह की जो ऑक्सीजन है वो sp3 संकृत अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। इसमें बंध कोण का मान 109 डिग्री, बंध कोण कितना होता है? 109 डिग्री। दूसरी बात आपसे मैं करूं, इसमें फिनॉल में जो
कार्बन तथा ऑक्सीजन के मध्य की जो बंध लंबाई है वो 136 pm होती है, जबकि एल्कोहल में आपने देखा OH समूह की ऑक्सीजन तथा कार्बन के मध्य की जो लंबाई है, बंध लंबाई, वो 140 pm होती है। अच्छा, इसका कारण क्या है? पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि फिनॉल में OH क्रियात्मक समूह की ऑक्सीजन जो है वो sp3 संकृत कार्बन क्या होती है, sp3 संकृत अवस्था में पाई जाती है, जिससे 4 sp3 संकृत कक्षक बनकर तैयार होते हैं। इनमें से 2 sp3 संकृत कक्षक तो क्या करते हैं बोलो, एक हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ सिग्मा बंध बना लेते हैं। बाकी के शेष बचे 2 sp3 संकृत कक्षक किसके रूप में रहते हैं बोलो, लॉन पेयर के रूप में। और इन लॉन पेयरों के कारण ही इसकी जो बंध कोण है, ज्यामिति थोड़ी परिवर्तित हो जाती है, बंध कोण भी इसका क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ज्यामिति चतुष्फल की होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे चतुष्फल की नहीं होगी, बी शेप होगी। लेकिन बी शेप में भी इसमें बंध कोण जो है वो 109 डिग्री होगा। कितना होगा बंध कोण? बंध कोण इसमें होगा 109 डिग्री। अब जैसे जल में बंध कोण कितना था, 104.5 डिग्री था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उससे ज़्यादा है, लेकिन sp3 संकृत जो परमाणु है उसके बंध कोण से थोड़ा कम है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, फिनॉल में ऑक्सीजन और ये कार्बन है ना, इसके मध्य की बंध लंबाई 136 pm है, जो कि एल्कोहल में उपस्थित ऑक्सीजन और कार्बन के मध्य की बंध लंबाई 140 pm से थोड़ी कम है। इसका कारण आपको बता दूं कि इसमें ऑक्सीजन पर लॉन पेयर, और लॉन पेयर क्या करते हैं, और ये जो कार्बन है वो sp2 संकृत है, तो sp2 संकृत कार्बन लॉन पेयर को अपनी ओर खींचता है, तो इस ऑक्सीजन और कार्बन के मध्य आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं, या कहें कि अनुनाद के कारण आंशिक द्विबंध के गुण भी आ जाते हैं। तो द्विबंध के गुण आने पर, बंधों की संख्या बढ़ने पर, आपको बता दें बंधों की संख्या यदि बढ़ेगी तो बंध लंबाई घटेगी, ठीक है ना, और बंध सामर्थ्य बढ़ती है, ठीक है। तो इसलिए इसकी बंध लंबाई एल्कोहल में उपस्थित और OH समूह के ऑक्सीजन और कार्बन से थोड़ी कम होती है। इसकी बंध सामर्थ्य भी एल्कोहल की तुलना में ज़्यादा होती है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम ईथर की बात करें तो ईथर में डाईमेथिल ईथर की बात करें तो जो बंध कोण है वो 111.60 डिग्री के लगभग होता है, और बंध लंबाई 141 होती है, 141 pm। कितनी होती है? 141 pm। और इसमें जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन वही क्या होगी बोलो, sp3 संकृत अवस्था में होगी। 4 संकृत कक्षक बनेंगे, 2 संकृत कक्षक तो क्या करेंगे, कार्बन के साथ सिग्मा बंध बनाएंगे, और इनमें प्रतिकर्षण के कारण, इन सिग्मा बंधों में प्रतिकर्षण के कारण इसकी जो बंध कोण का मान है वो 109 डिग्री 28 मिनट से बढ़कर 111.7 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो आप लिखें, आंसर लिखें, फिनॉल में OH क्रियात्मक समूह की ऑक्सीजन OH क्रियात्मक समूह की ऑक्सीजन sp3 संकृत अवस्था में पाई जाती है, sp3 संकृत अवस्था में पाई जाती है, जिससे कुल 4 sp3 संकृत कक्षक बनकर तैयार होते हैं। कुल 4 sp3 संकृत कक्षक बनकर तैयार होते हैं, जिनमें से 2 sp3 संकृत कक्षक, तो एक हाइड्रोजन के साथ तथा एक बेंजीन वलय के कार्बन के साथ सिग्मा बंध बनाता है। बेंजीन वलय के कार्बन के साथ क्या बनाता है, सिग्मा बंध बनाता है। इसमें COH बंध कोण का मान 109 डिग्री होता है।
109 डिग्री होता है तथा ऑक्सीजन पर 2 sp3 संकृत कक्षक लोन पेयर के रूप में उपस्थित होते हैं। ऑक्सीजन पर 2 sp3 संकृत कक्षक लोन पेयर मतलब एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखो, फिनॉल में OH समूह की ऑक्सीजन या OH समूह बेंजीन वलय के sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा रहता है। बेंजीन वलय के sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन तथा कार्बन के मध्य आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं। आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं। अतः ऑक्सीजन तथा कार्बन के मध्य बंध लंबाई, ऑक्सीजन तथा कार्बन के मध्य बंध लंबाई एल्कोहल में उपस्थित ऑक्सीजन तथा कार्बन के मध्य बंध लंबाई ब्रैकेट में 140 pm से कुछ कम अर्थात 136 pm होती है। 136 pm होती है। ठीक है, ये तो फिनॉल की बात हुई। तो ये आप बना लेंगे, ये बना लें और फिर ईथर के पास आते हैं हम। ईथर की अगर बात करें तो ईथर में जो द्विसंयोजी ऑक्सीजन क्रियात्मक समूह है ये sp3 संकृत अवस्था में पाया जाता है, जिससे कुल 4 sp3 संकृत कक्षक बनकर तैयार होते हैं। कितने? 4 sp3 संकृत कक्षक बनकर तैयार होते हैं। इनमें से 2 sp3 संकृत कक्षक तो क्या करते हैं, एल्किल समूह के साथ सिग्मा बंध बनाते हैं तथा शेष बचे 2 sp3 संकृत कक्षक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में उपस्थित होते हैं। इसकी संरचना लगभग चतुष्फलकीय होती है, लगभग चतुष्फलकीय। इसमें दोनों एल्किल समूहों, ये जो एल्किल समूह है ना, इनके मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण। ये एल्किल, ये एल्किल, मैंने यहाँ पर डाइमेथिल ईथर का एग्जाम्पल लिया था। एल्किल समूह के मध्य प्रतिकर्षण के कारण जो बंध कोण है वो जो बंध कोण है वो 109.5 डिग्री से बढ़कर 111.7 डिग्री हो जाता है तथा कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य की बंध लंबाई 141 pm होती है। ठीक है, लिखें नेक्स्ट लाइन में, ईथर में द्विसंयोजी ऑक्सीजन क्रियात्मक समूह, ईथर में द्विसंयोजी ऑक्सीजन क्रियात्मक समूह sp3 संकृत अवस्था में पाया जाता है। sp3 संकृत अवस्था में पाया जाता है, जिससे ऑक्सीजन पर कुल 4 sp3 संकृत कक्षक, ऑक्सीजन के कुल 4 sp3 संकृत कक्षक बनकर तैयार होते हैं। इनमें से 2 sp3 संकृत कक्षक तो sp3 संकृत कक्षक तो
एल्किल समूह के साथ सिग्मा बंध बनाते हैं। एल्किल समूह के साथ क्या बनाते हैं? सिग्मा बंध बनाते हैं। तथा शेष बचे दो sp3 संकृत कक्षक, शेष बचे दो sp3 संकृत कक्षक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में उपस्थित होते हैं। इसी में लिखो, ईथर में एल्किल समूह के मध्य, ईथर में दोनों एल्किल समूह के मध्य प्रतिकर्षण के कारण बंध कोण का मान 1 से 9.5 डिग्री से बढ़कर डाइमेथिल ईथर में 111.7 डिग्री हो जाता है। डाइमेथिल ईथर में, क्योंकि जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी तो बंध कोण बढ़ता जाएगा, तो हमने यहाँ पे एग्जांपल डाइमेथिल ईथर का लिया है, 111.7 डिग्री हो जाता है। ठीक है ना। तथा इसमें कार्बन ऑक्सीजन के मध्य बंध लंबाई 141 pm होती है, और ये संरचना आप बना लें, 141 pm होती है। देखिए, एक क्वेश्चन और लिखो। एथेनॉल तथा 3-मेथिल पेंटेन 2-ऑल के द्वारा विलियमसन के द्वारा विलियमसन संश्लेषण से, विलियमसन संश्लेषण से 2-एथॉक्सी 3-मेथिल मेथिल पेंटेन 2-एथॉक्सी 3-मेथिल पेंटेन का निर्माण कीजिए। तो आपको एथेनॉल तथा 3-मेथिल पेंटेन 2-ऑल के द्वारा विलियमसन संश्लेषण से 2-एथॉक्सी 3-मेथिल पेंटेन का निर्माण कीजिए। तो आपको क्या दिया हो, देखिए आप क्वेश्चन से घबराएं नहीं, मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं, बाकी क्वेश्चन आप करें, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं ही करा सकता हूं, लेकिन फिर आपको प्रैक्टिस में थोड़ी दिक्कत रहेगी, फिर आप प्रैक्टिस ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो मैं आपको, देखिए क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, एथेनॉल दिया है। चलो भाई एथेनॉल लिख लो भैया, लिख लिया भाई एथेनॉल, घबराने की जरूरत नहीं है, एथेनॉल लिख लिया। फिर क्या दिया है, 3-मेथिल पेंटेन 2-ऑल, कोई नहीं, ये देखो CH3 CH पेंटेन 2-ऑल 1 2 3 4 5 OH CH3 CH2, देखो तो ये तो है एथेनॉल, और ये क्या है, देखो 1 2 3 4 5 3-मेथिल पेंटेन 2-ऑल, ये आपको दिया है। वो क्या कह रहा है,
कि आपको एथेनॉल लेना है, 3 मेथिल पेंटेन टूऑल लेना है, और आपको बनाना क्या है, आपको बनाना क्या है, बनाना है आपको 1 2 3 4 5, और बनाना है आपको CH2 CH3, और बनाना आपको यह है, क्या बनाना बोलो, 1 2 3 4 5 2 एथॉक्सी 3 मेथिल पेंटेन, ये आपको बनाना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो क्वेश्चन स्टार्टिंग में जब आप क्वेश्चन करोगे ना, तो हो सकता है आपका दिमाग थोड़ा सा मतलब उसको ना पकड़ पाए। पकड़ने के लिए क्वेश्चन को, जैसे अगर आपने पढ़ा क्वेश्चन, तो पढ़ने के बाद हो सकता है कि दिमाग उसको, लेकिन जो क्वेश्चन कह रहा है ना उसको आप एक बार लिख लो। क्वेश्चन यूं कह रहा है एथेनॉल, एथेनॉल ले लिया, 3 मेथिल पेंटेन टूऑल, 3 मेथिल पेंटेन टूऑल ले लिया। वो यूं कह रहा है कि द्वारा आपको विलियमसन संश्लेषण से, और ये ईथर आपको बनाना है, मतलब ईथर ही है भाई, 2 एथॉक्सी 3 मेथिल पेंटेन। तो आपको क्या ध्यान रखना है, तो आपका दिमाग तुरंत क्या करेगा कि भैया देखिए ईथर बनाना है, 2 अल्कोहल दिए हुए हैं, ठीक है। विलियमसन संश्लेषण में ईथर कैसे बनता है, बोल एल्किल हैलाइड की क्रिया, किसकी क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हैं। अब यहां पे ना तो एल्किल हैलाइड है ना सोडियम एल्कोक्साइड है, ठीक है। आपके पास क्या है, दोनों एल्कोहल हैं, क्या है आपके पास, दोनों एल्कोहल हैं, और आपको ये ईथर बनाना है। तो आप अब यहां पर आपका दिमाग चलना चाहिए। हमको पता है कि हम एल्कोहल से सोडियम एल्कोक्साइड बना सकते हैं, कोई सी भी एल्कोहल से हम सोडियम एल्कोक्साइड बना सकते हैं। दूसरा, हम एल्कोहल से एल्किल हैलाइड भी बना सकते हैं, एल्कोहल से हम क्या बना सकते हैं, एल्किल हैलाइड भी बना सकते हैं। एल्कोहल से सोडियम एल्कोक्साइड बनाने के लिए, क्योंकि मैंने अब क्रिया आपको कराई थी, पहले एल्कोहल की क्रिया NaOH के साथ करवाई तो सोडियम एल्कोक्साइड बना, और एल्कोहल की क्रिया यदि आप हैलोजन अम्ल के साथ करा दें, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करा दें, हम कहें HX के साथ करा दें, जैसे HI HBr HCl के साथ करा दें, तो आपको पता है नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया होगी और एल्किल हैलाइड बनेगा, ठीक है। तो ये आपको खुद को करना है। अब बात समझ में आ गई कि हम इनको चेंज कर सकते हैं सोडियम एल्कोक्साइड और एल्किल हैलाइड में, लेकिन फिर अभी अब एक पॉइंट और है कि भैया कौन से एल्कोहल को तो मैं सोडियम एल्कोक्साइड में परिवर्तित करूं और कौन से को एल्किल हैलाइड में। तो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया में आपको मैंने लिखवाया है, और अच्छे से जोर दे के लिखवाया है कि विलियमसन ईथर संश्लेषण जो क्रिया है वो SN2 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। किसके द्वारा संपन्न होती है बोलो, SN2 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। और SN2 क्रियाविधि में एल्किल हैलाइड पर एल्कोक्साइड आयन का आक्रमण होता है। तो मैंने आपको वहां लिखा था कि जिन एल्किल हैलाइडों में संक्रमण, क्योंकि इसमें मध्यवर्ती कौन बनती है, संक्रमण अवस्था, आप ध्यान दें तो संक्रमण अवस्था कौन अधिक स्थायी बनाएंगे बोलो, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। तो उसमें मैंने आपको लिखाया था यदि आपको विलियमसन संश्लेषण से ईथर बनाना है, शाखित ईथर बनाना है, तो एल्किल हैलाइड हमेशा आपको प्राथमिक लेना पड़ेगा। यदि आपने एल्किल हैलाइड प्राथमिक नहीं लिया और एल्कोक्साइड आयन प्राथमिक ले लिया, तो एल्कोक्साइड आयन प्राथमिक लेने पर वो नाभिक स्नेही तो होगा, उसके साथ साथ वो प्रबल क्षार भी होगा। और प्रबल क्षार क्या करता है, विलोपन कर देता है। अच्छा, विलोपन किसे कहते हैं, किसी भी अभिक्रिया में किसी जो क्रिया कारक है उसमें से कुछ छोटे अणुओं का निष्कासन हो जाना, जैसे जल के अणु का निष्कासन हो जाना, HBr का निष्कासन हो जाना, NH3 का निकल जाना, एल्कोहल का निकल जाना, ये सब के सब विलोपन है। हाइड्रोजन का निकल जाना विलोपन है। और विलोपन द्वारा हमेशा क्या होता है आपको बता दूं, असंतृप्तता आती है, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है, ठीक है। ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं कि, तो मैंने वहां पे भी ऐसा ही क्वेश्चन किया था। तो आप समझ में आ गया कि इससे तो हमको क्या बनाना है, एल्किल हैलाइड बनाना है, और इससे हमको क्या बनाना है, इससे हमको बनाना है एल्कोक्साइड। क्या बनाना है, एल्कोक्साइड। तो कैसे लिखेंगे देखिए, मैं आपको बता दूं, इसको हटा दूं थोड़ा। देखिए आंसर ये क्रमांकन से थोड़ा
ठीक है, एथेनॉल। अब इसकी क्रिया HI से कराएंगे तो बनेगा CH3CH2I प्लस H2O, सिंपल है। और इसकी क्रिया 3-मेथिल पेंटेन टॉल की क्रिया NaOH से करवाएंगे। और ये NaOH से जब क्रिया करवाएंगे ना तो H2O बाहर निकलेगा और CH3CH ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एल्किल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड आ गए, ठीक है। अब क्या करेंगे बोलो, ये उतार लो आप, ये दोनों उतार लो और ये मैं लिख देता हूँ यहाँ आगे, इसको क्वेश्चन ये हो गया। अब इन दोनों की क्रिया हम करा देंगे, किन की क्रिया, CH3CH2 CH3 CH3 CH2I, तो ये NaI सीधी क्रिया करेंगे NaI और ये बनेगा हमारा CH3 CH2 CH3 OCH2 CH3। ये आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 2-एथॉक्सी 3-मेथिल पेंटेन, ठीक है। ये आप उतार लें। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और लिखें। क्वेश्चन लिखें, निम्न युग्मों में से 1-मेथॉक्सी 4-नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए निम्न युग्मों में से 1-मेथॉक्सी 4-नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए उपयुक्त युग्म होगा। देखो, दिमाग बिल्कुल कंसंट्रेट रखो। आपको 2 युग्म दिए गए हैं। युग्म क्या दिया हुआ है, एक दिया है ये, अच्छा, और ये दिया हुआ है, देख लो आप। और दूसरा युग्म आपको दिया है कौन सा, ये दिया है। आप इसमें 1 मिनट दिमाग लगाओ। दिमाग
देखिए, आपके पास मुख्यतः ईथर बनाने की दो ही विधि है। एक तो एल्कोहल को आपको 413 में गर्म करना है, ठीक है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट विधि है, बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, विलियमसन संश्लेषण, उसी को हम विलियमसन ईथर संश्लेषण भी कहते हैं। उसमें एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं। अब क्रिया SN2 क्रिया विधि द्वारा संपन्न होती है। दो चार अच्छे पॉइंट है उसके। कौन सी क्रिया विधि? SN2 में मध्यवर्ती कौन बनता है? संक्रमण अवस्था बनती है। तो संक्रमण अवस्था बनाने में कौन सहायक होता है? प्राथमिक या तृतीयक एल्किल समूह युक्त यौगिक? तो प्राथमिक एल्किल समूह युक्त यौगिक। इसमें क्या होता है, एल्कोक्साइड आयन नाविक स्नेही की तरह और एल्किल हैलाइड पर आक्रमण करता है। तो मैंने आपको लिखाया है कि इसमें प्राथमिक तो हम क्या लेंगे, एल्किल हैलाइड, और शाखित श्रृंखला वाला एल्कोक्साइड आयन हम ले सकते हैं। अब उस पॉइंट को आप यहां लगाएं और फिर आप 1 मिनट में आंसर देखें, फिर मैं आपको बताता हूं इसका। अब देखो, बिल्कुल सिंपल दिखा हुआ है। दिमाग में एक बात रखो कि हमको प्राथमिक एल्किल हैलाइड लेना है। अब यहां पे तो क्या है, जो हैलोजन व्युत्पन्न है क्या है, बड़ी श्रृंखला है, बेंजीन बल है। यहाँ पर क्या है, CH3 है। त्रिविम बाधा कम कहाँ होगी? यहाँ। तो इसमें उपयुक्त जो युग्म है 1-मेथॉक्सी नाइट्रोबेंजीन बनाने का कौन सा होगा? B होगा। कौन सा होगा? B। और इससे कैसे बनेगा देखना। आंसर लिख लें आप। अगर कोई प्रॉब्लम रहे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ऑन कॉल पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा, मिल भी सकते हैं। देखो, एक क्वेश्चन और लिखें। निम्न अभिक्रियाओं में बनने वाले उत्पाद लिखिए। देखो, अब क्रिया क्या है? पहला नंबर ए, CH3 CH2 CH2 O CH3 HBr। इसमें उत्पाद क्या बनेगा ये आपको बताना है। आप जब तक सोचते रहे, मैं आपको क्वेश्चन 2-3 अपक्रियाएं लिखा रहा हूं। नंबर बी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? OC2H5 एथॉक्सी बेंजीन, इसको फेनिटॉल भी इसका एक नाम है, मैं आपको पहले लिखा चुका हूँ। एथॉक्सी बेंजीन HBr उत्पाद बनाओ। आप क्या बनेगा? C।
उत्पाद बनाओ। और एक डी है। एक मिनट का समय आप इसको देखें। अब देखो, ये ईथर के रासायनिक गुणों में है, तो टोटल अपक्रिया में अगर इसकी बात करूं आपसे, तो मैं आपको बता चुका हूं, यदि ईथर असम्मित है, पहली बात असम्मित है, और उसको हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया कराएं, और अगर उस ईथर में क्या है, प्राथमिक या द्वितीयक एल्किल समूह उपस्थित है। कौन उपस्थित है? प्राथमिक या द्वितीयक एल्किल समूह। अब मैं आंसर लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन के रूप में आपने लिख लिए हैं सभी, ठीक है। अब मैं आंसर लिख रहा हूं इनके, अब आप समझो किसके आंसर लिख रहे हैं। अब ये असम्मित ईथर है, और असम्मित ईथर में यदि एल्किल समूह कौन से हो, प्राथमिक हो या द्वितीयक हो, तो आपको पता है, क्या पता है कि हैलोजन जो समूह है वो हमेशा छोटे के साथ जाता है। किसके साथ जाता है? छोटे के साथ। तो यहां पर ये 3 कार्बन की श्रृंखला, ये दो, एक कार्बन की, तो छोटा कौन सा एल्किल होगा? एक कार्बन का। तो बंध कैसे टूटेगा? ये, ठीक है ना। तो क्या जाएगा बोलो? माइनस प्लस, प्लस माइनस, क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2OH प्लस CH3Br। कोई दिक्कत हो देखें आप। इसके बाद देखिए, अगर एल्किल फेनिल ईथर हो और उसकी क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराएं, तो मैंने आपको लिखा हमेशा, उसमें हमेशा फिनॉल बनेगा, मतलब बंध कौन सा टूटेगा? H प्लस Br माइनस, यहाँ पर प्लस और ये माइनस। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन के मध्य तो किसके कारण? अनुनाद के कारण आंशिक द्विबंध आ गया, तो द्विबंध को तोड़ना कठिन होता है, इसलिए बंध एल्किल समूह की कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य का टूटेगा, और हमेशा इसमें क्या बनेगा? फिनॉल बनेगा और एल्किल हैलाइड बनेगा। CH3 CH2Br। अब देखो, इन दोनों को उतार लो आप, फिर मैं इनको लिखा देता हूं आपको। अब यहां पर आपको क्या दिया हुआ है कि सांद्र H2SO4 प्लस सांद्र HNO3 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप तुरंत समझ जाएं कि इसका मतलब क्या है, पता है, सांद्र H2SO4 HNO3 से क्रिया करानी है, तो जरूरी नहीं है कि यहां पर वो HNO3 को प्लस में दे, ऐसे भी लिखेगा ना, तो इसका मतलब भी क्या है आपको बता दूं, मैंने इसीलिए इसको ऐसे लिखा है। इसका मतलब भी है कि HNO3 को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये तो हम लिख रहे हैं सांद्र। अब वही आपको पता है, एल्कोक्सी समूह इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अपक्रिया होगी, एल्कोक्सी समूह इलेक्ट्रॉन घनत्व कहां बढ़ाएगा? ऑर्थो और पैरा पर बढ़ाएगा। तो कहां आक्रमण करेगा नाइट्रो समूह? या तो ऑर्थो पर या पैरा पर। तो देखिए बनेगा क्या? OC2H5 NO2 1-एथोक्सी 2 नाइट्रोबेंजीन, या यूँ कहें प्लस वन एथोक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन। ये मुख्य उत्पाद बनेगा, ये अल्प उत्पाद बनेगा, आपको पहले ही पता है। नाम आप लिख लेंगे, क्योंकि जिससे आपको प्रैक्टिस होती जाए। अल्प, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब देखो, नंबर 4th क्वेश्चन आता है। आपको पता है, अगर ईथर असम्मित है, ईथर कैसा है बोलो? असम्मित। और असम्मित ईथर में यदि तृतीयक एल्किल समूह उपस्थित हो, कौन सा एल्किल समूह उपस्थित हो? तृतीयक। तो हैलोजन समूह हमेशा किसके साथ जाता है? तृतीयक के साथ जाता है, क्योंकि अगर तृतीयक एल्किल समूह असम्मित ईथर में उपस्थित हो तो अभिक्रिया जो है वो SN1 क्रिया विधि द्वारा संपन्न होती है, ठीक है ना। तो उसमें मध्यवर्ती 3 डिग्री कार्बोनियम आयन अधिक स्थायी बनेगा। तो यहाँ पर जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा? इनको मैं मिटा देता हूँ जरा। तो उत्पाद क्या बनेगा देखना, CH3CI प्लस CH3CH2OH, ये उत्पाद बनने वाला है। किसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएं। देख लें, ये
कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछें, ठीक है। अब देखो, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें मैंने आपको क्वेश्चन भी कुछ कराए, क्वेश्चन बाकी के क्वेश्चन और भी हैं बुक में, तो आप वो क्वेश्चन करें। एक्चुअल में क्या, मैं सारे क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहा हूँ, नहीं तो एक दिन के क्वेश्चन है, 1 सेकंड में आपको सब रिवाइज हो जाएंगे, जिससे कि आपके पास भी कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ मटेरियल होना चाहिए। तो इनमें कोई दिक्कत हो, बाकी के क्वेश्चनों में कोई दिक्कत हो, आप मुझे कमेंट्स करके बताएं या कॉल करके मुझे बता दें, मैं उसको यहाँ सॉल्व करवा दूंगा आपको, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है एथॉक्सी समूह और नाइट्रो समूह, उसमें से कौन अधिक फिनॉल को क्या करेगा, अम्लीय करेगा। ऑर्थो स्थिति पर मेथॉक्सी है और ऑर्थो पर नाइट्रो है, तो कौन अम्लीय अधिक होगा, ठीक है ना। ये आपको क्या देखना है, मैंने आपको करवाए थे शायद अम्लीय प्रकृति के बारे में, तो वो पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप करें। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। आपको क्या करना है, इतना लिखने के बाद आपको 1 पेज खाली छोड़ देना है। नोट्स बनाने के तरीके बता रहा हूँ आपको, आपने अब तक लिख लिया, उसमें 1 पेज खाली क्यों छोड़ दें कि बाई चांस यदि आपको कोई कठिन क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चन मुझे और एक्स्ट्रा देने पड़े, इससे संबंधित कुछ छोटे छोटे कोई पॉइंट देने पड़े, तो मैं उनको लिखवा दूंगा, या क्वेश्चन होंगे तो करवा दूंगा, ठीक है ना। कोई कठिन क्वेश्चन अगर आएगा, कोई बाई चांस कुछ और मुझे क्वेश्चन लिखाने हों, करवाने हों, बच्चे कहें, तो वहीं के वहीं हो जाएंगे। और उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आज से हम चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आज मंडे है और आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। एक बात जरूर ध्यान दें, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, तो कंप्लीट का मतलब ये नहीं है कि आप इसको बिल्कुल पैकअप कर दें। आप इसका रिवीजन जरूर करें। रिवीजन जितना करोगे उतना आपको पर डे नई नई चीज़ समझ में आएंगी। कहीं भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है, देखिए मेरा मानना है कि मुझे आपको रटाना नहीं है, आपको कंसेप्ट आपके क्लियर करने हैं, जिससे कि आप आगे कहीं तक जाएं, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना रहे, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। अब आपका इसके बाद जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर है 12 और चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है ना। इसमें अगर मैं आपसे बात करूं चैप्टर 12 की, इसका जो अंक है इसके कितने, 5 अंक का है ये। अब उसमें एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, पहले हम एल्डिहाइड कीटोन को पढ़ेंगे, फिर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को पढ़ेंगे। एल्डिहाइड कीटोन को साथ साथ पढ़ेंगे और कार्बोक्सिलिक अम्ल को अलग से पढ़ेंगे, ऐसे, ठीक है ना। चैप्टर का नाम लिख लें, अंक लिख लें, और सबसे पहले आप हेडिंग डालें एल्डिहाइड तथा कीटोन। अच्छा, मैं आपको बताऊं, एल्डिहाइड तथा कीटोन में जो क्रियात्मक समूह होता है ना, वो कार्बोनिल क्रियात्मक समूह होता है, उसको कहते हैं कार्बोनिल। कौन सा क्रियात्मक समूह कहते हैं, कार्बोनिल क्रियात्मक समूह, और ये उसकी संरचना होती है भाई। क्लास में 2 मिनट बाद, कार्बोनिल क्रियात्मक समूह, ये उसकी संरचना है, ठीक है ना। इसकी दोनों संयोजकताएं खाली, इनसे कौन सा समूह जुड़ेगा तो एल्डिहाइड बनेगा, कौन सा जुड़ेगा तो कीटोन बनेगा। तो मैं आपको बता दूं, एल्डिहाइड तथा कीटोन दोनों में क्रियात्मक समूह कौन होगा, कार्बोनिल क्रियात्मक समूह होगा,
तो आप एक लाइन लिख लें, हेडिंग डाल लो एल्डिहाइड तथा कीटोन, लिखो ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें कार्बोनिल क्रियात्मक समूह और ब्रैकेट में ये लिख लेना उपस्थित होता है, एल्डिहाइड तथा कीटोन कहलाते हैं। एल्डिहाइड तथा कीटोन कहलाते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखें, एल्डिहाइड तथा कीटोन को सम्मिलित रूप से कार्बोनिल यौगिक भी कहा जाता है। कार्बोनिल यौगिक भी कहा जाता है। एक पॉइंट और लिख लें, एल्डिहाइड तथा कीटोन का सामान्य सूत्र CnH2nO होता है। CnH2nO होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। एक्चुअल में क्या है, मुझे आज ये चैप्टर क्या है स्टार्ट करवाना था। फिर मेरी बात सुन लें आप, लास्ट में एल्कोहल फिनोल ईथर आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, उससे संबंधित क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। उसके लिए आपको चैप्टर जब आप पूरा का पूरा लिख लें आप, उसके बाद आपको एक पेज खाली छोड़ना है। मुझे कोई अगर पॉइंट लिखाना है, कोई क्वेश्चन लिखाना है तो मैं उसको लिखाता रहूँगा, क्योंकि कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं है कि हम उसको बिल्कुल छोड़ दें और ये बस हो गया, ऐसे नहीं। उसको हमको बिल्कुल अपने साथ टच में रखना है, साथ साथ पढ़ते रहना है। नया टॉपिक, नया चैप्टर आपका है चैप्टर नंबर 12 और नाम है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल। अंक हैं उसके 5 और उसमें थोड़ा सा मैंने आपको स्टार्ट किया क्योंकि आज मंडे था, इसलिए मैंने आपको स्टार्ट कर दिया है और ये हम रेगुलर करेंगे। आपके पास पूरा चैप्टर पहुंच चुका है, आप उससे संबंधित क्वेश्चन जरूर करें, कोई प्रॉब्लम हो तो बात करें। ठीक है, थैंक यू।